हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या है एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट? इस्लाम क्यों छोड़ रहे लाखों लोग? चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक्चुअली केविन को ये बोलना पड़ेगा कि हम एक्स हिंदू हैं, एक्स मुस्लिम हैं, अब जाके हिंदू बने हैं, क्योंकि जो पहले तो था वो तो जब मुस्लिम बना था तो वो एक्स हिंदू था, बन गया। उसके बाद तो वो बोल सकते हैं मैं पहले एक्स हिंदू था, फिर मैं एक्स मुस्लिम बना, अब मैं हिंदू। चलो शुरू करें। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक क्रांति के बारे में जो निकली तो अरब से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पर उस क्रांति ने पूरे यूरोप और भारत को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर वो क्रांति है क्या और उस क्रांति का इस्लाम से क्या रिश्ता है, वो सारा कुछ अब बताएंगे। ये भी बताएं कि अभी उसकी चर्चा जोर शोर से क्यों शुरू हो गई है। ये सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, ईरान के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम है मौलाना अबोल घासिम दौलाबी। मौलाना अबोल घासिम दौलाबी ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं, उनमें से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे हैं, और वो बंद इसलिए हो रही है कि नमाजी वहां नहीं आ रहे हैं। ये दौलाबी साहब है, इनको कोई ऐसा छोटा मोटा मौलाना मान के नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस समिति के सदस्य हैं जो ईरान के सुप्रीम कमांडर की नियुक्ति करती है। यानी अगर 4-5 लोग जो ईरान के सुप्रीम कमांडर को चुनती है, उसमें से ये दौलाबी साहब भी है। अब इनका ये कहना है कि देश में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे है। लोग इस्लाम में रुचि नहीं ले रहे हैं, नमाजी मस्जिदों में आ नहीं रहे हैं, और यही अगर हालत रही तो ईरान से इस्लाम मिट जाएगा हमेशा के लिए। उन्होंने कुछ और बातें कही है जो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले ईरान में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, हिजाब मूवमेंट। उसमें हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं भी उतरी थी, पुरुष भी उतरे थे, और सड़कों पर उतरकर उन्होंने हिजाब को उतारकर फेंक दिया था। कहा था कि हिजाब हमें कबूल नहीं है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसी तरह उसी ईरान में एक और मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें कहा गया, उसका नाम रखा गया एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये बात है 2005 की। 2005 में सबसे पहले ईरान में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की नींव पड़ी और अफगानिस्तान के कुछ लोग भी उसमें शामिल हुए। 2005 में शुरू हुआ ये मूवमेंट 2007 में यूरोप के इंग्लैंड में पहुंचा, और इंग्लैंड में 2007 में पहली बार एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन नाम की संस्था बनी। एक साल के अंदर एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, एक्स मुस्लिम्स ऑफ नीदरलैंड, एक्स मुस्लिम ऑफ फ्रांस और एक मुस्लिम्स ऑफ स्वीडन, ये संस्था को वहां रजिस्टर्ड कराया गया। और आज की तारीख में 50 ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिन्हें एक्स मुस्लिम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे सदस्य हैं उसके, और सदस्यों की संख्या दिन रात बढ़ती चली जा रही है। तो शुरू हुआ था ये मूवमेंट ईरान से, अफगानिस्तान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। ईरान में जब ये शुरू हुआ और अफगानिस्तान में, तब कहा गया कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं और कम्युनिस्ट मूवमेंट से प्रेरित है, ये धर्म उनको नहीं मानते, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाए। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार इसका होने लगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से बहुत सारे लोग जब एक्स मुस्लिम्स करके संगठन बनाने लगे, उन्होंने कई यूट्यूब चैनल्स बनाए, और हर देश में ऐसे दर्जनों यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग चला रहे हैं, और इसमें वो कई तरह की बातें करते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अब वही एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत पहुंच चुका है। 2021 में केरला में एक साहब थे, डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत। डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत ने एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम का एक संगठन बनाया और रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। आज यानी 2021 से 2023 के बीच 2 सालों में उस संस्था के 21,000 सदस्य हैं और रजिस्टर्ड करवाया हुआ है 21,000 सदस्यों ने।
भारत में भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स ग्रुप के मेंबर हैं और वो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। ये तो होगी मूवमेंट की बात, लेकिन जानना दिलचस्प हुआ कि वो चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। दरअसल 5-7 पॉइंट एजेंडा है उनका, जिसको आमतौर पे यूट्यूबर भी बता रहे हैं, वो फ्रांस में भी बता रहे हैं, इंग्लैंड में भी बता रहे हैं, ईरान में भी बता रहे हैं और भारत में भी बता रहे हैं। उन बिंदुओं को समझिए ताकि ये पता चले कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। उनका पहला है कि कट्टरता और कुरान, इन दोनों से हमें अलग होना होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस्लाम से अलग नहीं होना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कुरान में जो कट्टर बनाती है इंसान को, उस पे चैलेंज होना चाहिए, उस पे विमर्श होना चाहिए, उस पे बातचीत होनी चाहिए। उनका दूसरा पॉइंट है कि किसी भी धर्म या मजहब को किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। वो इस्लाम को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम को भी किसी इंसान ने ही बनाया है और कहीं वो ऊपर से नहीं आया। और कुरान के बारे में भी वो यही कहते हैं कि कोई भी किताब आसमान से नहीं टपक सकती, हर किताब को किसी न किसी इंसान ने ही लिखा होगा। तीसरा पॉइंट है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर धर्म या मजहब या कोई किसी की वजह से अगर किसी इंसान को दुख पहुंच रहा है, उसे पीड़ा पहुंच रही है, उसको जिंदगी जीने में आसानी नहीं हो रही है, वो किसी मुश्किल हालात में है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। बुर्का मूवमेंट और हिजाब मूवमेंट इन्हीं लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, बाद में बहुत सारे लोग जुड़े। इनका यह कहना था कि महिलाओं को परेशानी होती है, कई तरह के तर्क दिए गए। कहा जाता था कि ईरान में गर्मी में जब पारा 40 डिग्री मैं तो वही सोचती हूँ, ऊपर हो, उस तो समझ नहीं आती कैसे पहनते हैं। धूप में काले लिबास में हमें तो ऊपर से नीचे तक अगर किसी औरत को घूमने कह दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है। काला वो भी। इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलनी चाहिए, व्यवहारिकता इसमें होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए यार, तुम क्या पहनना चाहते हो। एक उनका और पॉइंट है जो कि भारत के आदमियों को भी बोलो ऐसी पहने कहते हैं और बाहर वाले भी एक्स मुस्लिम संगठन के, कि कुरान को तर्जुमा के आधार पर पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। ज्यों के त्यों रट्टा लगाने के पक्ष में वो नहीं है। वो बोलते हैं कि जब भी आप कुरान में पढ़ें तो उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन जरूर करें अपने भाषा में जिसमें आप समझते हैं, और उसके मतलब को समझें और दूसरों को भी बताएं। ये तो हो गए 4-5 पॉइंट। एक भारत के में जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग हैं, डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, जिनके बारे में मैंने बताया, आरिफ हुसैन थिरवत, उनका कहना है कि भारत के मुसलमानों को अरबी ज़हन से मुक्ति पानी होगी। उनका कहना है कि अरब के जो लोग हैं वो अरब की संस्कृति, वहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वहाँ के खान पान से बंधे हुए हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को अरबी ज़हन की जो जहालत है उससे मुक्ति पानी होगी। कुछ उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अरब में पानी की कमी थी, वहां वजू करने का सिस्टम शुरू हुआ। भारत में पानी की कमी नहीं है, क्यों ना हम अच्छे से नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर अपना पूजा पाठ या फिर हम जो भी नमाज वगैरह पढ़े। उनका कहना था कि अरब में धूल भरी आंधियां चलती थी तो आंखों को ढकना जरूरी था, सर को ढकना जरूरी था। क्या ये जरूरी है कि भारत में जो कई मौसमों का देश है, यहाँ खुशनुमा मौसम है, यहाँ भी वो किया जाए? खान पान, लिबास, इन सब को क्या हम ज्यों का त्यों लेना चाहिए या भारत के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए? तो ये एक्स मुस्लिम्स ऑफ जो भारत जो संगठन चलाते हैं उन लोगों की ये बात है। उनका कहना है कि इस्लाम के सारे चीजों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कुरीतियां हैं, कुरीतियों के खिलाफ किसी न किसी को आवाज उठानी होगी। हमें वहां वो आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमने एक्स मुस्लिम्स नाम से अलग अलग संगठन बनाया है। भारत में जो केरल से शुरू हुआ संगठन, उसमें सदस्यों की संख्या 21,000 है, मैंने बताया। यूरोप में अब तक जो वहां के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 7 लाख लोग ब्रिटेन में एक्स मुस्लिम संगठन से जुड़ चुके हैं, और ऐसी कुछ संख्या अलग अलग देशों में है। हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि क्या जो मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं, क्या समाज में उस पर बहस की गुंजाइश है? क्या विमर्श हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या भारत में उस पर विमर्श की गुंजाइश है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।
भाई मैं बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोगों की फ्रीडम कैसे तुम ले सकते हो। अब जैसे जबरदस्ती तुम किसी को कहो क्योंकि तुम हमारे इस रिलीजन को तुमको यही पहनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिलीजन में ये होता है, ये तो गलत बात है भैया। बंदे की फ्रीडम होनी चाहिए। और अगर तुम डिफ्रेंशिएट करो, नहीं कुछ लोग हमारी रिलीजन के ऐसा पहनेंगे, कुछ को नहीं, वो तुमको कंट्रोल कर रहे, तो भैया दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब वुमेन को आज़ादी तुमने बिल्कुल नहीं दी हुई है, कपड़े तुम उनको छुपा। अच्छा मैं अब कल परसों की बात बताती हूँ कि मैं कंप्यूटर पे बैठी यूट्यूब पे थी, कोई पॉपअप हुआ सजेशन में एक वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि यूरोप में था कि यूएसए का था बंदे, वो कोई मीटिंग कर रहे हैं और उसमें वो बैठ के किसी रूम को लिया हुआ है उन्होंने, किसी रूम में है जिसमें मैंने 3 पुलिस के लोग भी बैठे हुए देखे और उसमें कोई मौलाना या कोई उनका जो भी होगा कोई लीडर, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हिजाब, जो लोग बोलते हैं हिजाब लोग औरतें क्यों पहनती हैं। उसका रीजन सुन के मैंने तो उसी टाइम वीडियो बंद कर दिया। वो क्या बता रहा है उसका रीजन, अब मुझे पूरा ढंग से याद नहीं है क्योंकि वो इतना इलॉजिकल था। वो कहते हैं मॉडेस्टी के लिए हम करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले। मेरे तो यही बीइंग अ वुमेन, मुझे तो यही नहीं समझ में, ऐसे कपड़े पूरा छुपा के तुमको रख के उससे कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है। वो बेचारी कुछ देख ही नहीं पा रही यहाँ से। और मेरे को ये नहीं समझ आता गर्मियों में जैसे ये बोल रहे हैं कि काले कपड़े पहने हुए गर्मी के अंदर वो कैसे, मतलब पूरा ढके हुए। जब गर्मी होती है तो आपको होता है कि भैया कम से कम मतलब छोटे कपड़े पहनो ताकि गर्मी ना लगे या उस टाइप से हो, उसमें आप पूरा कवर करो, वो भी ब्लैक, जो सबसे ज्यादा गर्मी। मेरी गाड़ी काली होती है, कितनी गर्मी लगती थी। सारा यही है कि एज लॉन्ग एज सबको पता, जो मुस्लिम है उसको एज लॉन्ग एज ये पता है कि वो फॉलो कर रहे हैं एक रिलीजन जो सऊदी अरेबिया में शुरू हुआ था। उन्होंने तो उसके जो हिसाब से भी किया था। आपने कस्टम्स देखे हैं वो सऊदी अरेबिया के हिसाब से हैं। कि धूल मिट्टी जैसे ना वहाँ पे उड़े, वो रेगिस्तान सब। है, हाँ। रेगिस्तान में जब रात होती है तो चांद आता है तो ठंड लगता है, थोड़ी ठंडक मिलती है तो आप खुश होते हैं चांद है, राइट। सुबह के टाइम सन है, सन तो पूरा इतनी गर्मी देता है, रेगिस्तान में कबाड़ा कर रहा है तो इसलिए वो चांद को रिगार्ड करते हैं। दूसरे रिलीजन्स में देखें तो वो सन को करते हैं क्योंकि सन से सब कुछ चलता है। वहाँ पे ऐसी कोई रेगिस्तान तो है नहीं, तो कल्चर का इतना डिफरेंस है क्योंकि जहाँ वो ओरिजिनेट हुआ था उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है। अब ये अच्छी बात है कि लोग लॉजिकली देख रहे हैं कि हम रहते हैं, हम इंडिया में हैं, हमारे को वो पूरा कल्चर सूट ही नहीं करता, हमारा तो कहीं और का है। Exactly. और दूसरा वो जो भी इंसान जो कह रहे हैं कि वो रट्टा मार रहा है पूरी कुरान का, वो कह रहे हैं कि तुम दूसरी भाषा में क्यों लर्न करे, तुम्हारी तो भाषा कोई और है और तुम्हें समझ तो आ नहीं रहा। तो बेसिकली जो समझ रहे हो उसको समझने की कोशिश करो रादर देन कि तुम मेमोराइज करो जिस भाषा का तुम्हें पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अच्छे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, अपने रिलीजन में सुधार कर रहे हैं, बता रहे हैं लॉजिकली। और सबसे बड़ा जैसे कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा पॉइंट है, वो मुझे बहुत कि अच्छा आप किसी को कष्ट मत दीजिए और कुछ चीजें जो आपको कट्टर बनाती है वो इनकरेक्ट हो क्योंकि ये लिखा गया है बाय ह्यूमन बीइंग नॉट बाय गॉड। तो ठीक है, वो अपने रिफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर देम। बट जो भी है एक अच्छा मूवमेंट है ये, जिससे होपफुली कुछ मॉडर्नाइजेशन होगा। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।